अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम जी सर। ओके, अच्छा जी, आज हमारा थर्ड ओरिएंटेशन लेक्चर है। अब ठीक है? लो साउंड फ्रीक्वेंसी, हारून अब ठीक है भाई? अच्छा जी, हम लास्ट टाइम क्या डिस्कस कर रहे थे? पहले पहले लेक्चर में हमने क्या देखा कि हमने देखा कि हम क्या कुछ पढ़ेंगे, कोर्स कंटेंट्स क्या होंगे, कोर्स आउटलाइन क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमने पढ़ने हैं और उनमें हम क्या क्या कुछ जो है वो डिस्कस करेंगे। जो सेकंड लेक्चर था उसमें मैंने आपको जस्ट पाकिस्तान के मैप के बारे में बताया था और पाकिस्तान के फिजिकल फीचर्स के बारे में और पॉलिटिकल फीचर्स के बारे में बताया था। आज जो है वो थोड़ा सा इसी को ही आगे लेके चलेंगे। अच्छा भाई, अब यहाँ पर मैं एक फिगर लिख रहा हूँ, आप लोगों ने बताना है कि ये क्या है, ये क्या चीज है। रकबा है सर पाकिस्तान। जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान का रकबा था किसी जमाने में, लेकिन अब नहीं है। अब करंटली जो पाकिस्तान का रकबा है ना, वो है 8,81,913 मुरब्बा किलोमीटर। ठीक है? अब इसमें बेटा अपने माइक वगैरह ऑफ कर ले। अच्छा, इसमें और उसमें फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क ये है कि इसमें एजे के और जीबी शामिल है। ठीक है? एजे के और जीबी शामिल है, इसके अंदर शामिल नहीं था। इसलिए बचपन से आप जो है पाकिस्तान का टोटल रकबा 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर पढ़ते आ रहे हैं। पाकिस्तान फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री है बाय पॉपुलेशन। ठीक है? पॉपुलेशन के लिहाज से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इस वक्त 5वें नंबर पे है। और कोई बता सकता है आप में से कि पहले नंबर पे कौन है? सर इंडिया। इंडिया, शाबाश। दूसरे नंबर पे कौन है? चाइना। चाइना। तीसरे नंबर पे जी, तीसरे नंबर पे सर में भी रशिया। नहीं, यूएस। फोर्थ पे है इंडोनेशिया और फिफ्थ पे है हमारा पाकिस्तान। ठीक है? हमारी और इंडोनेशिया की जो आबादी है ना, उसमें थोड़ा ही फर्क है। हम 24 करोड़ है और ये 28 करोड़। इसके बाद हम कहाँ पे लोकेट करते हैं बच्चों? हम लोग साउथ एशिया में है, ये तो आपको पता ही होगा। जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि एशिया के कितने रीजन्स हैं। पूरी दुनिया को जो है वो ग्लोब को हम पूरी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। अच्छा, अब ये सवाल ये है कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या बुला है। अगर आप ग्लोब को देखें ना बच्चों, तो इसको दो तरीके से हम डिवाइड करते हैं। ये समझ लें कि ये हमारा ग्लोब है। मैंने आपको एक चीज बताई, ऊपर हमेशा नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर वेस्ट है, इधर। तो ये सारा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो इलाका है, क्या मैं इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कह सकता हूँ? यस। और इसको सदर्न हेमिस्फीयर कहा जा सकता है? बिल्कुल कहा जा सकता है। पाकिस्तान कहाँ पे लाई करता है? पाकिस्तान इधर लाइन। ठीक है? अगर आप प्राइम मेरिडियन, ये है इक्वेटर की लाइन, ये जो लाइन है ना, ये है इक्वेटर। इसको इक्वेटर का एक और नाम भी है, इक्वेटर इज ऑल्सो कॉल्ड 0 डिग्री लैटिट्यूड। इसको 0 डिग्री लैटिट्यूड कहा जाता है। ये जो लाइनें है ना, ये वाली इस तरह की लाइनें हैं, ये लैटिट्यूड्स है। अच्छा, लॉन्गिट्यूड्स भी होते हैं, ये वाली जो लाइन है। अब ये लॉन्गिट्यूड, इस लाइन को क्या कहा जाता है? इस लाइन को कहा जाता है प्राइम मेरिडियन। ठीक है? इस लाइन को क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन। और प्राइम मेरिडियन जो है उसका एक और नाम, इसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। ठीक है? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। अब पाकिस्तान कहाँ पे है? पाकिस्तान इधर फॉल कर रहा है, इस जगह पे। तो आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो, अगर इसके हिसाब से देखा जाए, इक्वेटर के हिसाब से, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और प्राइम मेरिडियन के हिसाब से देखा जाए तो ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, यानी यहाँ पे पाया जा रहा है तकरीबन। तो क्या आप इसको ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में भी पाया जाता है? एक तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर यहाँ पे पाया जाए। टोटल एरिया बच्चों कितना है हमारा? 8,81,913 मुरब्बा किलोमीटर या फिर स्क्वेयर किलोमीटर। अब आपको इक्वेटर का और प्राइम मेरिडियन का पता चल गया होगा ये। अच्छा जी, पाकिस्तान के बॉर्डर्स की बात करते हैं। अच्छा, आपसे अक्सर एक सवाल पूछा जाता है इंटरव्यू में, और बच्चे अक्सर कंफ्यूज होकर गलत जवाब दे देते हैं। वो आपसे पूछते हैं कि पाकिस्तान का बॉर्डर कितने कंट्रीज के साथ। आप यकीन करें, बच्चे इतने कंफ्यूज होते हैं कि वो वहां पे गिनने लग जाते हैं। कोई 5 कह रहा होता है, कोई 4 कह रहा होता है। तो ये 4 कंट्रीज हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे इस साइड पे हमने देखा, ये अगर पाकिस्तान है तो यहाँ पे इंडिया, यहाँ पे चाइना है, यहाँ अफगानिस्तान है, और यहाँ पर क्या है? ईरान। ठीक है? तो टोटल 4 कंट्रीज के साथ हमारे बॉर्डर है, जो कि लास्ट लेक्चर में हमने पूरी डिटेल के साथ डिस्कस किया था। 6,215 किलोमीटर का जो है ये रेकग्नाइज्ड बॉर्डर है। अच्छा, इसमें लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री शामिल नहीं है, याद रखिएगा। इसमें देखें, इंडिया का 2100 किलोमीटर का जो रेड क्लिफ लाइन है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, वो शामिल है। चाइना के साथ 595 किलोमीटर, अफगानिस्तान के साथ 2611, और ईरान के साथ हमारा 909 किलोमीटर का बॉर्डर है। इनको अगर जमा कर ले तो 6,215। और इसके अलावा मैंने बताया था कि पाकिस्तान की जो कोस्ट लाइन है वो कितनी है। तो जो पाकिस्तान की जो कोस्ट लाइन है वो 1,058 किलोमीटर। अच्छा, कुछ बुक्स में आपको ये फिगर जो है वो जरा डिफरेंट मिलेगी, 1,048 भी मिलेगी। ठीक है? पुरानी बुक्स के अंदर मौजूद है। अच्छा, ये पुरानी फिगर्स मैं आपको इसलिए बता देता हूँ कि बाज़ ऐसा होता है, अभी स्टिल ऐसा होता है कि पीपीएससी का पेपर बन के आता है और उसमें पुरानी फिगर लिखी होती है। जैसे अभी आप में से जिन बच्चों ने डिप्टी अकाउंटेंट का पेपर दिया है ना, तो
पाकिस्तान का रकबा पूछा गया था। एक था जी 7,96,096, एक था 8,96,096। ठीक है, एक दो ऑप्शन और। तो ये सूरत हाल है। अगर आपको दोनों फिगर्स पता है तो आप इजीली, अच्छा आप मुझे ये भी पता है कि पीपीएससी माजी में 8,81,913 ये भी पूछ चुका है, लेकिन उसका जो एग्जाम बैंक है उसके अंदर ये वाली फिगर भी शामिल। ठीक है, अभी पहले वाली फिगर जो है वो मौजूद है और वो बाज़ बात पूछ भी लेता है। तो आपके जेहन में दोनों फिगर्स होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। जहां जहां दो फिगर्स हैं किसी की और वो फ्रीक्वेंटली आती रहती है एग्जाम में, वो हम आपको साथ साथ बताते जाएंगे। अच्छा भाई, पाक चाइना बॉर्डर की बात करें बच्चों, तो पाक चाइना बॉर्डर जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग बॉर्डर है। बिकॉज ये बाकी जो बॉर्डर है वहां पर इतने ज्यादा पहाड़ और इतने ज्यादा संगलाफ के चट्टाने नहीं है, लेकिन ये जो पाक चाइना बॉर्डर है ये बड़ा मुश्किल बॉर्डर है। लेकिन आप देखेंगे बॉर्डर को भी जो है वो इन्होंने काट के यहाँ से कराकरम हाईवे, जिसको N35 कहा जाता है, वो गुजार लिया। मैंने आपको उस दिन सिर्फ इसकी लेंथ बताई थी, विच इज 595 किलोमीटर, और इसकी लोकेशन क्या है, नॉर्थ ईस्ट है। चाइना कहाँ पे है, पाकिस्तान के नॉर्थ, कनेक्टेड बाय जीबी एंड जिनजियांग। यानी हमारी साइड पे अगर देखा जाए ना, इधर क्या है जीबी, इधर क्या है जिनजियांग, और यहाँ पे इनको एक सड़क के जरिए भी मिलाया गया है जिसको शाहराय कराकरम कहा जाता है, या फिर इसको सिल्क रोड कहा जाता है, या शाहराय रेशम भी कहा जाता है। ठीक है, ये सारे उसके नाम। इसको पाकिस्तान में N35 कहा जाता है, इसको चाइना के अंदर CNH314 भी कहा जाता है। CNH मतलब चाइना नेशनल हाईवे 314, ये इसके नंबर है। जैसे पाकिस्तान में है N5 है, M1 M2 है। ठीक है, N फॉर नेशनल हाईवे और M फॉर मोटरवे होता है। अच्छा, सेपरेटेड बाय कराकरम रेंज है जी। यहाँ पे मैंने आपको बताया था, इधर जो है ना ये कराकरम रेंज मौजूद है। उस दिन मैंने आपको सारे पहाड़ भी जो है वो बताए थे कि कहाँ कहाँ पर वाक़ हैं। कराकरम रेंज जो है उसी को काट के यहाँ से ये सड़क निकाली गई। कराकरम रेंज बेसिकली यहाँ पर है, और उसी को काट के, उसी पहाड़ों को काट के यहाँ से ये रेंज, ये जो रोड है ये बनाई गई। अच्छा, सीनो पाक बॉर्डर एग्रीमेंट होता है 1963 में। इससे पहले पाकिस्तान का इंडिया, सॉरी चाइना के साथ जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो डिक्लेयर्ड नहीं था। ये नहीं पता था कि ये कौन सा बॉर्डर, कौन सा हिस्सा पाकिस्तान में है, कौन सा हिस्सा चाइना। तो इसके लिए जो बातचीत है वो 1962 में शुरू हुई। फिर 2 मार्च 1963, आपने डेट याद रखनी, ये पूछ लेते हैं, 2 मार्च 1963 को एक बॉर्डर एग्रीमेंट पाकिस्तान का उनके साथ साइन हो गया। हमारी तरफ थे जुल्फिकार अली भुट्टो साहब और उनकी तरफ थे चेन जी, ये दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स, और ये बॉर्डर एग्रीमेंट जो है वो फाइनलाइज हो गया। अच्छा, हमने यहाँ पे ना एक एक गिफ्ट भी दिया था चाइना को। वो क्या थी, वो थी शख्सगाम वैली। नहीं, शख्सगाम, ये शख्सगाम वैली, ये थोड़ा सा इलाका था और चाइना क्लेम कर रहा था कि ये हमें मिलना चाहिए, तो पाकिस्तान ने उसको ये इलाका जो है वो दे दिया। उस वक्त के बाद से पाकिस्तान के चाइना के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात। कराकरम हाईवे को मैंने आपको बताया कि N35 पाकिस्तान में कहा जाता है और चाइना में इसको CNH314 कहा जाता है। शायद आगे ही आ भी जाएगा, इट इज दैट कराकरम हाईवे इज कॉल्ड CNH314 इन चाइना। और टोटल लेंथ ऑफ कराकरम हाईवे क्या है, 1300 किलोमीटर, 1300 किलोमीटर, 806 किलोमीटर पाकिस्तान में है। ठीक है, टोटल कितनी है, 1300। अब समझ ले कि ये बॉर्डर है, तो ये जो है वो हाईवे है। तो पाकिस्तान वाली साइड पे कितनी है, 806 किलोमीटर। ठीक है, और बाकी तकरीबन 494 किलोमीटर जो है वो चाइना वाली साइड। तो ये है जी इस रोड की डिवीजन। अच्छा जी, ये जो कराकरम हाईवे है, ये जिसको शाहराय रेशम कहा जाता है या सिल्क रोड जिसको कहा जाता है, ये वाली, ये 1962 में स्टार्ट हुई और 1978 में ये कंप्लीट होती है। और इसमें सैकड़ों लोग जो हैं अपनी जानों का उन्होंने नजराना पेश किया। बहुत सारे पाकिस्तानी थे, बहुत सारे चीनी इंजीनियर थे, क्योंकि ये जो रोड है, इस सड़क को बनाना जो है वो एक बड़ा हैरान कुन काम था। उसकी वजह ये है कि बहुत बड़े बड़े पहाड़ों को काट कर ये सड़क बनाई गई थी। ठीक है, तो अभी भी जो है वो कहा जाता है कि अगर अगर मुस्तकबिल में कोई नेक्स्ट वंडर ऑफ द वर्ल्ड होगा तो वो कराकरम हाईवे हो सकता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था इंडो पाक बॉर्डर के बारे। ठीक है बच्चों, इंडो पाक बॉर्डर जो है इसको क्या कहा जाता है, इसको रेड क्लिफ लाइन भी कहा जाता है। ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये बॉर्डर है। रेड क्लिफ लाइन के बारे में एक और क्वेश्चन भी पूछा जाता है, वो है रेड क्लिफ अवार्ड। अच्छा, ये अवार्ड क्या था, अवार्ड जो था वो फैसला, जिसमें सर सिरल रेड क्लिफ ने ये बताया था कि पाकिस्तान के पास कौन कौन से इलाके हैं और इंडिया के पास कौन कौन से इलाके हैं। अब सवाल ये है कि ये जो रेड क्लिफ कमेटी है, इसने कौन कौन से दो प्रोविंसेस को डिवाइड करना। एक तो था पंजाब, ठीक है, इसको दो हिस्सों में तकसीम करना। ठीक है, पंजाब को, और एक और भी था, वो था बंगाल, बंगाल को भी दो हिस्सों में तकसीम करना था।
एक हिस्सा पाकिस्तान का और एक इंडिया का। यस, एक पंजाब था और दूसरा बंगाल। तो 17 अगस्त 1947 को जो अपना फैसला दिया था ना सिरल रेडक्लिफ ने, उस फैसले को रेडक्लिफ अवार्ड कहा जाता है, ठीक है। और उसके तहत फिर उन्होंने जो कुछ इलाके पाकिस्तान को दे दिए, कुछ इंडिया को दे दिए, और वो जो तकसीम थी उसमें जो गलतियां थी, उसमें जो मसले मसाइल थे, उसका खुमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं, ठीक है। और अब देखें कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में एक कश्मीर जो है वो एक बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है। इंडो पाक बॉर्डर के बारे में मैंने आपको बताया था, इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। लाइन ऑफ कंट्रोल 861 किलोमीटर का, वर्किंग बाउंड्री जो है वो 202 किलोमीटर, और इंडिया पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर जो है, जिसको रेड क्लिफ लाइन भी कहा जाता है, वो 2100 किलोमीटर है। तो ये पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो इस तरह से 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। अच्छा, ये जो है ना, ये जो हमारी जो प्रिपरेशन है, हमारी जो क्लासेस हैं, इसमें हम साथ साथ आपको आपको टेस्ट की तैयारी भी करवाते जाते हैं, साथ साथ आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी होती जाती है। अच्छा, चूंकि ये हमारी ओरिएंटेशन क्लासेस हैं, तो इसमें हम आपको बहुत ज्यादा ओवरबर्डन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपको डरा नहीं रहे हैं कि आपने पता नहीं पढ़ पढ़ के जो है वो परेशान हो जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो लेकिन ये है कि जो हमारी रेगुलर क्लासेस होंगी, जो नेक्स्ट वीक से हम लोग शुरू करेंगे इंशाल्लाह, तो उसमें उसमें ये है कि उसमें थोड़ा सा हम ज्यादा पढ़ेंगे, और उसके अंदर जो है वो हम कोर्स को कवर करने की तरफ जाएंगे। फिर जैसे ही कोई सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हुआ करेगा, उसके साथ ही उसका टेस्ट भी हुआ करेगा, ठीक है। और टेस्ट हम गूगल फॉर्म्स के थ्रू लेते हैं। तो ये सारी चीजें साथ साथ आपको बताने का मकसद ये है, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि हमारा ये जो सेशन है, इसमें हम किस तरह से इसको आगे लेके चलेंगे। तो मैं आपको ये बता रहा था कि हम ना सिर्फ आपको टेस्ट की तैयारी करवा रहे हैं, बल्कि आपको साथ साथ आपकी इन प्रिपरेशन भी हो रही है। अच्छा, अब इंटरव्यू जो है ना, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके ओवरऑल ये जो पब्लिक सेक्टर का ये जो जर्नी है, जिसमें आप पब्लिक सेक्टर की जॉब्स के लिए कोशिश करते हैं, उसमें चाहे वो CSS PMS है, चाहे वो वन पेपर एग्जाम है, दोनों में आपका इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को मैं ऐसे जानता हूं जो कि सिर्फ इंटरव्यू के लिए प्रॉपर गाइडलाइन ना होने की वजह से वो इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। टेस्ट वो पास कर जाते हैं, इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। अब मेरे पास एक स्टूडेंट था, अभी माशाल्लाह वो पुलिस में जो है वो एज ए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर उसने ज्वाइन किया रिसेंट। तो वो जब आया मेरे पास, तो वो SI का इंटरव्यू फेल करके आया था। उसने कहा कि सर मैंने ये इंटरव्यू फेल किया। मैंने कहा अच्छा फिर बैठ जाओ जरा मेरे पास, मुझे एक एक क्वेश्चन बताओ कि उन्होंने क्या पूछा और आपने क्या बताया। खैर वो बताता रहा, सवाल जवाब सवाल जवाब सवाल जवाब, ठीक है। तो मैंने उसको दो चीजें बताई। एक ये था कि मैंने कहा आप जो है वो जितना आपसे सवाल पूछा जाता है ना, आप उससे ज्यादा बढ़ के बता रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा डिटेल में आप चले जा रहे हैं। इतना ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ग्रेसफुली बताना है, और ना आपका जवाब इतना छोटा होना चाहिए कि आप यस नो कहना शुरू कर दें, और ना ही इतना बड़ा होना चाहिए कि वो आपसे जो है वो तंग आ जाए, आपसे जो है वो ऑफेंड हो। दूसरी जो गलती थी वो ये थी कि बात का ऐसा होता है कि जब आप पैनल के सामने जाते हैं ना, तो वो आपको कंफर्टेबल करने के लिए कभी कोई ऐसी कोई मजाक वाली बात कर देते हैं, या कुछ इस तरह की कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है, ठीक है, आपके इलाके के बारे में कोई बात कर देते हैं, तो आप ज्यादा ही कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो वो भी इसके उसके साथ भी यही हुआ कि वो ज्यादा कंफर्टेबल हो गया, उसने जाते जाते पूछ लिया। वो भी चूंकि पुलिस का इंटरव्यू था, वहाँ पुलिस का एक रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद था, तो उन्हें कहता है कि सर आप मुझे ये बताएं कि ये पुलिस में से करप्शन क्यों नहीं खत्म हो रही। तो वुड यू बिलीव के वहां पे जो बंदा बैठा हुआ है कि वो उसको रेकमेंड करके जाएगा? कभी भी रेकमेंड करके नहीं। देखिए, आप चाहे किसी डिपार्टमेंट में जितने भी मसले मसाइल हैं, लेकिन अगर आप उसके सामने ये कहेंगे ना कि आपके डिपार्टमेंट से ये करप्शन क्यों नहीं खत्म हो, तो वो ऑफेंड हो जाएगा इस बात से। कोई भी ये नहीं कहेगा कि ये मेरा कसूर है, या ये वाकई इस बच्चे ने एक बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन पूछा है। तो मैंने कहा बेटा ये दो आपकी मिस्टेक्स हैं। तो वो कहता सर इसमें अब मैंने सवाल पूछ लिया तो इसमें कौन सी बात है। मैंने कहा नहीं, देखें, आप उनका इंटरव्यू लेने के लिए नहीं गए थे, बल्कि वो आपका इंटरव्यू ले रहे थे, तो आपने उनसे सवाल नहीं पूछना था। तो जब उन्होंने कहा था कि बेटा ठीक है आप चले जाएं, तो आपको खामोशी से उठ के वापस आ जाना चाहिए था। तो जो मेरे अब स्टूडेंट हैं, उनको हम यहाँ तक ये बताते हैं कि आपने रूम में एंटर कैसे होना, जब आप एंटर हो गए उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ड्रेस कैसा पहनना है, कि आपने डायरेक्ट चेयर पे जाके बैठ जाना है, या फिर आपने साथ खड़े हो जाना है, और उनके जो जो मेंबर है या जो चेयर कर रहा है उस पूरे पैनल को, उसका इंतजार करना है कि वो आपको बैठने का इशारा करे, ठीक है। तो अब तो बहुत सारी चीजें बेहतर हो गई हैं। अब तो जब से ये सोशल मीडिया बहुत ज्यादा इन हो गया, उसके बाद से बच्चों को बहुत ज्यादा अवेयरनेस हो गई है। अदरवाइज तो बच्चे ऐसे ऐसे जो है वो समझ लिए डिजास्टर करके आते थे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि वो कैसे कैसे काम करते थे। अच्छा, अब कुछ बच्चे हैं, अब एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ। चले, इंटरव्यू जो है वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर उसकी बात छिड़ गई है तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। कुछ बच्चे ना क्रॉस लेग्स करके बैठ जाते हैं ना, टांग पे टांग रख के बैठ जाते हैं। इंटरव्यू में जो है ये क्राइम है। हाँ, अपने दोस्तों की महफिल में बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं, कहीं कहीं आप गेस्ट गए हैं तो वहां बैठे हैं, कोई मसला नहीं है, नो इशू। लेकिन अगर आप इंटरव्यू में इस तरह से बैठे हुए हैं तो वो क्राइम, ठीक है। अब कुछ बच्चों को उंगलियां चटखाने की आदत होती है,
आप घर में बैठ के करते रहे कोई मसला नहीं है, आप दोस्तों के साथ बैठे कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप इंटरव्यू में बैठ के ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप जो है वो आप कंफ्यूज पर्सनैलिटी, ठीक है, वो आपकी फ्रस्ट्रेशन को शो कर रहा है। वहां पे जो लोग बैठे होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी कम्युनिकेशन स्किल को और आपके नॉलेज को जज नहीं कर रहे होते, वो साइकोलॉजिकली भी देख रहे होते हैं कि आप कितने स्ट्रांग पर्सन। उसकी वजह क्या है? देखिए, आप टेस्ट में आपका नॉलेज जो है वो तो पहले ही उन्होंने जज कर लिया है, ऐसा ही है ना। अगर उन्होंने आपका सारे का सारा नॉलेज अगर उन्होंने इंटरव्यू में ही देखना है तो फिर टेस्ट का क्या काम? तो टेस्ट जो बच्चा पास करके आया है ना, इसका मतलब ये है कि ये अंडरस्टूड बात है कि वो बच्चा कॉम्पिटेंट है, कि उसको नॉलेज है, उसको चीजें आती हैं। लेकिन क्या वो बच्चा इमोशनली स्टेबल है? क्या वो बच्चा जो है वो फिजिकली स्ट्रांग तो है ही है, क्या साइकोलॉजिकली भी स्ट्रांग है? तो ये सारी की सारी चीजें देखने के लिए वो क्या करते हैं, वो इंटरव्यू में आपको मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन के, और हर सवाल का जो है वो एक खास पर्पज होता है। अब कुछ बच्चों से वो सवाल पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, बेटा बताएं आपकी हॉबी क्या? बच्चे कहते हैं नहीं सर कोई भी हॉबी नहीं है। कुछ फिर भी एक सवाल पूछते हैं, अच्छा बताएं आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? वो कहते हैं सर कोई फेवरेट बुक नहीं है। तो क्या आपके ख्याल में ये जवाब, इस तरह के जवाब देख के क्या आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आप लोगों को आगे रिकमेंड करेंगे? नहीं। तो मेरे जो स्टूडेंट है, हम क्या करते हैं, उनको एक एक क्वेश्चन की प्रिपरेशन करवाते हैं, ठीक है। आजकल भी हमारे पीआरए का सेशन चल रहा है और हम एक एक क्वेश्चन का बताते हैं कि बेटा ये आपका, अगर आप और आपसे, और यकीनन उसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, 70 to 80% वही क्वेश्चन होते हैं। बाकी देखिए 10-20% क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, बिकॉज जीके बहुत ही वाइड है और कहीं से भी सवाल आ सकता है। तो लेकिन उन्होंने चूंकि एग्जाम की तैयारी की होती है, टेस्ट की तैयारी की होती है, तो वो किसी ना किसी तरह उस क्वेश्चन को टैकल कर ही लेते हैं। बट अच्छा, फिर एक और चीज, अब बच्चे कुछ ऐसे होते हैं, अगर आपके इंटरव्यू में आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आया ना, तो परेशान हो जाते, तो कहते हैं ले जी हमारी गेम खत्म हो गई, बस इसका मतलब ये है कि बस जमीन अब फट जाए और हम उसके अंदर चले जाएं। उसकी वजह ये है कि हमें तो सवाल ही नहीं आया, उन्होंने पूछा और हमें नहीं आया। हालांकि इसमें मसला ही कोई नहीं है, यकीन करें इसमें मसला ही कोई नहीं है। एक दो तीन सवाल भी अगर आपको नहीं आते ना, आपने गलत आंसर नहीं बताना, तुक्के नहीं मारने वहां, आपने उनको ये कह देना है कि सर मुझे नहीं आता, मैंने पढ़ा था मुझे याद नहीं है, ठीक है, आई कांट रिमेम्बर, ठीक है, मुझे याद नहीं है, मैं इसको जाके चेक कर लूंगा, सॉरी सर। कुछ भी कह के आप सॉरी कर, वो इस बात को आपके जो है वो इस बात पे बड़ा खुश होगा कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस मौजूद है कि आप अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब बच्चों की एक और टाइप होती है, अब ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ जिससे वो जज करते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। एक और टाइप होती है कैंडिडेट्स, जो कि उसके साथ आर्गुमेंट में चले जाते हैं, नहीं सर ये तो मैंने पढ़ा था, ये ऐसे नहीं है, ये तो ऐसे है। तो भाई अगर आपको वो कह रहा है ना कि सूरज मगरिब से निकलता है, तो आप कह दें ठीक है सर, आप बेशक उसकी बात ना दोहराएं कि जी सर वाकई मगरिब से निकलता है, आप कह दें राइट। बस इसका मतलब ये है कि वो आपको ये बताना चाह रहा है कि आपने जिस इदारे को ज्वाइन करना है वहां पे आपने ऑर्डर्स को ओबे कर, ठीक है। तो अगर आप उसके साथ आर्ग्यूमेंट में चले जाएंगे तो ये अंडरस्टूड बात है कि वो आपको इंटरव्यू में मार्क्स नहीं देगा, बेशक आपने टेस्ट में कितना भी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। अच्छा, फिर एक और बहुत बड़ा डिजास्टर है जो बच्चे अक्सर करते हैं, और हम बच्चों को बार बार ये चीजें करेक्ट करवाते हैं। कुछ बच्चे जानबूझ के या इनोसेंटली वहां जाके कोशिश ये करते हैं कि वो किसी ना किसी तरह से पैनल की हमदर्दी लें, उनसे सिंपैथी गेन करें। यानी वो बातों बातों में बता देते हैं कि सर मेरे हालात बड़े खराब है, सर मेरे, अगर मुझे ये नौकरी ना मिली तो मैं तो तबाह हो जाऊंगा, ठीक है सर, मेरे ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा मेरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। बजाहिर उन्हें ये लग रहा होता है कि वो एक बहुत अच्छी बात कर रहे हैं और एक पॉजिटिव, एक प्लस पॉइंट है कि उनको मौका मिल गया कि वो बता सके उनको कि हम बड़ी मुश्किल से पढ़े हैं, और अगर ये नौकरी अब ना मिली ना तो बस तबाही है इसके बाद तो, ठीक है ना। तो जाते ही मैंने ये करना है कि जाके ये जो लाहौर के शहर के दरमियान में से नहर गुजर रही है ना, उस पर छलांग लगा दूं। तो भाई मैं आपको एक बात बता दूं कि इस तरह के कैंडिडेट उनको नहीं चाहिए। तो ऐसा बच्चा जो कि बैक करता है, जो कि वहां पे उनको उनकी सिंपैथी गेन करने की कोशिश करता है, ऐसा बच्चा कभी भी उसको पास, हालांकि ये बड़ी छोटी सी बात है। स्टूडेंट्स आके कहते हैं सर हमने तो बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया था लेकिन पता नहीं हमें सिलेक्ट क्यों नहीं किया। तो भाई ये रीजन होते हैं। अच्छा, फिर कुछ रीजन ऐसी होती है जो आपकी अपेयरेंस में नजर आ रही है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि इस तरह से कैजुअल ड्रेसिंग करके जाते हैं, रेड कलर की शर्ट पहनी हुई है, ठीक है, और उसके अलावा जो है वो पेंसिल नॉट लगाई हुई है, और पता नहीं क्या क्या, कुछ हाथों में जो है वो रिस्ट बैंड्स पहने हुए हैं, पता नहीं क्या क्या, समझ नहीं आ रहा, और ऐसे जा रहे हैं कि जैसे किसी दोस्त की सालगिरह पे जा रहे हो। तो ये जो इस किस्म का जो अटायर है वो आपको एक नॉन सीरियस शो करता है। वो ये शो करता है कि आप जो है वो एक कैजुअल नेचर के, आप देखिए आपने आपने किस कलर की
पैंट पहनी हुई है और किस स्टाइल की पहनी हुई है, ये बता देती है आपकी क्या पर्सनैलिटी। आपने शर्ट कैसी पहनी हुई है, आपने नॉट कैसी लगाई हुई है, आपने घड़ी कैसी लगाई हुई है, ये सारी एक एक चीज जो है वो आपकी पर्सनैलिटी को खोल खोल के बयान कर रही होती है। उसकी वजह ये है कि जो लोग साल हा साल से सिर्फ इंटरव्यू ही लेते जा रहे हैं लोगों के, भाई वो आपको बहुत अच्छे तरीके से वो इन चीजों को रीड कर लेते हैं। वो देखते हैं कि ये बंदा जो है वो ये किस नेचर का मालिक है। इवन के बाज़ बात ऐसा होता है बहुत सारे इंटरव्यूज में, खास तौर पे ये जो फोर्सेस के इंटरव्यूज होते हैं जहाँ पे आपको उन्होंने कोई वेपन वगैरह देने हैं या बेल्ट फोर्सेस है, वहां पे साइकोलॉजिस्ट भी बैठा होता है और वो बैठ के सिर्फ ये ऑब्जर्व कर रहा होता है। बाज़ बात ऐसा भी होता है कि वो एक आध क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, अदरवाइज वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा होता है और उसकी बेस पे वो बताता है कि हाँ ये बंदा ठीक है या नहीं। तो आपने आपने ये देखें, ये इसबाब की दुनिया है। आपने हर चीज के लिए तैयारी कर, चाहे आप टेस्ट दे रहे हैं, चाहे आप इंटरव्यू दे रहे हैं, हर चीज के लिए आप अगर आप तैयारी करके जाएंगे आप पास हो जाएंगे, अगर आप तैयारी नहीं करेंगे आप फेल हो जाएंगे। आप बेशक पूरी दुनिया को ब्लेम दे दें, ठीक है, अपनी अपने इंस्टीट्यूट को भी ब्लेम दे दें, इस मुल्क को भी ब्लेम दे दें, एकेडमी को भी ब्लेम दे दें, लेकिन अल्टीमेटली जो सफर जिसने करना है वो आप ही है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से पढ़े ना और जाके फेल हो जाएं और आप कहेंगे जी एकेडमी वालों ने तो कुछ पढ़ाया नहीं है तो मुझे कोई जो है वो नुकसान हो जाएगा। या ऐसा है कि अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी को गाली दें कि जी ये देखें इस यूनिवर्सिटी ने जो हमें डिग्री दिया उसकी तो कोई रिकग्निशन ही नहीं है, तो बच्चे डिग्री की कोई रिकग्निशन नहीं होती। रिकग्निशन उस बंदे की होती है जिसके साथ के पास सिर्फ डिग्री नहीं होती बल्कि उसके पास स्किल्स भी होती है। ठीक है, स्किल से मुराद ये है कि उस डिग्री से रिलेटेड जो जो चीजें चाहिए, प्री रिक्विजिट्स चाहिए, वो उसके पास मौजूद होती है। आसान मिसाल के तौर पर मैं अक्सर बच्चों को बताया करता हूँ कि अगर आप कंप्यूटर साइंस पढ़ के आप फ्री हुए हैं, तो वो कंप्यूटर साइंस ये नहीं है कि आप जो है वो आपको विंडो करनी आती है तो ठीक है जी, आप इसका मतलब ये है कि आपके पास इनफ नॉलेज है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कम से कम इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप वेब डेवलपमेंट कर सकें, आप ऐप डेवलपमेंट कर सकें, ठीक है, आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकें, कुछ ना कुछ आप बना सकें, डेवलपमेंट आपको आनी चाहिए, या कुछ बैक एंड का काम या प्रोग्रामिंग या कुछ भी ऐसी चीज आनी चाहिए जो कि ये बताए कि हाँ वाकई इस बंदे ने पढ़ के पास। अगर तो सिर्फ डिग्री याफ्ता है तो बेटा जिंदगी जो है वो आगे बहुत मुश्किल होने, ठीक है। तो मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कहा करता हूँ कि जितनी मेहनत आपने अपनी डिग्री लेने के लिए की है ना, उससे ज्यादा मेहनत आपको नौकरी लेने के लिए करनी पड़ेगी। उसकी एक वजह ये है कि वहां पे ना आपने सिर्फ अपने आप को रेगुलर रखना है, एग्जाम में अपीयर होना है, कुछ ना कुछ लिख देना है, आप पास हो जाए। यहाँ पे आपने अपने आप को काबिल बनाना है। जब तक आप अपने आप को काबिल नहीं बनाएंगे आप पास, आपने रोजाना पढ़ना है, रोजाना एक एक दो दो परसेंट आपने कामयाब हो, फिर जाके एट द एंड ऑफ द डे जब आपका एग्जाम होगा फिर आप 100% कामयाब। अदरवाइज अगर आप रोजाना अपनी रूटीन बनाने में नाकाम रहे, अगर रोजाना की बेस पे आप नहीं पढ़ रहे, अगर आपने ये सोचा हुआ है तो यूनिवर्सिटी में भी तो मैंने एंड में आखिरी एक हफ्ते के अंदर पढ़ा था और मेरा 3.4 सीजीपीए बन गया था, बहुत अच्छे नंबरों से मैं पास हो गया था, मेरे दोस्त मुझे कहते थे यार तुमने क्या कमाल कर दिया, तो यहाँ पर भी मैं ऐसे ही निकल जाऊंगा। तो ये आपकी खाम ख्याली है, ये आपकी गलत फहमी है। अगर आप ऐसा करना चाह रहे हैं तो छोड़ दें ये तैयारी, कोई और काम करें कि दुकान शुकान बनाए। लेकिन अगर आप आ ही गए हैं यहाँ पर तो मैं आपको बता दूं कि आपने डेली पढ़ना। डेली अगर आप 10 घंटे पहले पढ़ रहे हैं तो आज से 14 घंटे पढ़ना शुरू कर दें। अगर पहले 14 घंटे पढ़ रहे हैं तो 16 घंटे पढ़ना शुरू कर दें। 8 घंटे की नींद लें, ठीक है, बेहतरीन किस्म। 7.5 घंटे रात को सोएं, आधा घंटा दोपहर को सो जाएगा, और जो बाकी टाइम बचता है वो अपनी स्टडीज को। खास तौर पे ऐसे बच्चे जिनके पास स्टडीज के अलावा और कोई काम नहीं है, जॉब वगैरह नहीं है कोई भी, तो खैर ये ये इस तरह की बातें जो है वो हमारी चलती रहेंगी इंशाल्लाह। आप करियर काउंसलिंग भी साथ साथ करते रहेंगे, आपको साथ साथ पढ़ाते भी रहेंगे, ठीक है। तो आज हमारा थर्ड सेशन था, हमारी थर्ड क्लास थी आज ओरिएंटेशन की। उम्मीद है कि आप सब लोगों के नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें। अलैक्म सर, बाबर बात कर रहा हूँ। वालेकुम सलाम जी बाबर। सर ये सारी बातें जो आपने की है ना इंटरव्यू की, बिल्कुल ऐसा ही है सर। मेरा अभी पीआरए का इंटरव्यू हुआ है, अच्छा। इन्फोर्समेंट ऑफिसर का। हाँ हाँ मुझे पता है। सर मेरा लाइफ का पहला इंटरव्यू था। अच्छा, तो सर कैसा रहा मेरे एक्सपीरियंस? साथ सर वही शेयर करने लगा हूँ। हम्म तो सर तैयारी अच्छी थी, कुछ एक दो आपकी वो वीडियोस भी मैं देख गया था, आपके हम्म चैनल पे थी। हम्म तो सर बस 50-50 रहा कुछ। उन्होंने जाते ही ना मतलब के ना तारीख से सवाल उठा लिए हम्म। चेयरमैन ने। तारीख कौन रानी सी झांसी, आपके आपके सिटी की रानी तारीख या कोई रानी भी? झांसी पूछ रहे। अच्छा। रानी रन। झांसी कौन थी, ठीक और है। वो सर पढ़ा हुआ तो था लेकिन उस वक्त दिमाग में नहीं आया। हम्म मैंने सॉरी कर लिया, दो तीन सवालों पे सॉरी किया, फिर कुछ अकाउंटिंग के सवाल आए, उसके ठीक है। मैंने जवाब दिए, फिर मैंने सेल टैक्स जवाब दिए। ओके। थोड़ा सा सर अपना इंटरव्यू का प्रेशर आ जाता है मेरे पे, मेरी पर्सनालिटी ऐसी है, मैं मतलब कि ना, तो मैं वैसे जैसा आप कह रहे हैं ना, मैं वैसे ही बस मैं तो खत्म करके आ गया भी।
बहुत काम खराब हो गया है। अच्छा। मेरे से 3-4 क्वेश्चन पूछे, वो मुझे आते नहीं थे। अब आपने ये देखो सर सोचा कि क्या बस बनता है। आपने ये सोचा कि बस 3-4 सवाल नहीं आए तो बस अब खत्म है। अब आप उस टाइम ये सोच रहे होंगे कि यार काश ये फौरी तौर जी पे ना सर, मुझे मैं निकाल दे या फिर मैं खुद ही उठ के भाग जाऊं। ऐसे ही जो मेरे स्टूडेंट है ना। सर वो रजिया सुल्ताना का पूछा हूँ तो वो मुझे आता था, लेकिन एग्जैक्ट टाइम नहीं पता था। उन्होंने चेयरमैन। कोई मसला नहीं है, अगर आपको कोई चीज नहीं आती ना, आपने सॉरी कर जी लिया, कोई मसला जी नहीं है। सर। अगर आपको कंफर्म नहीं है तो आपने कहेंगे सर मुझे जी कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर आप इजाजत दे तो क्या मैं गेस कर सकता हूँ। वो कहेंगे हाँ बेटा करें, तो आप बताएंगे कि सर जो रजिया सुल्ताना थी ना, वो मेरा ख्याल है कि ममलूक डायनेस्टी में थी, ठीक है। और जो सुल्तान अल तुतमश है ना, उसकी बेटी थी वो कहेगा हाँ ठीक है आपने सही कहा बेटा। अगर आप सर, ये कॉन्फिडेंस के मैंने साथ, बताया था। बस ये काफी है, इतना जी जी। इतना भी काफी, तो कोई मसला नहीं है। तो अगर अल्लाह खैर करे कि आप नेक्स्ट जो है लेकिन वो किसी इंटरव्यू में जाएं तो टाइम याद नहीं था, ये मैंने बता दिया था कि हम लोग। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। जी जी। आपने जी सर, अब तो लेकिन आपके पास आ गए हैं, आप तो आप ही आपने गाइड करेंगे फिर। आपने आपने कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, बस आपने इस बात का ख्याल रखना है। कोई बात नहीं, आपके 10 सवाल भी गलत हो जाते हैं, कुछ नहीं होता। बाकी किसी और का कोई क्वेश्चन? इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह आगे से आइंदा। हाँ हाँ, कोई मसला जी। और किसी का कोई सवाल? चले, मेरा ख्याल है कि और किसी का कोई भी क्वेश्चन नहीं है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, तो विद माय कन्वीनियंस जो है वो मैं आंसर करता रहता हूँ। तो उम्मीद है कि आज के इस लेक्चर ने, आज के इस सेशन ने आपके नॉलेज में इजाफा किया होगा। तो जिन लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें, ताकि हम प्रॉपर स्टार्ट करें। कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट के ऊपर हमने इसको थोड़ा सा पोस्टपोन किया था, बिकॉज बच्चों की सैलरी वगैरह भी यकम के बाद आनी, तो इस वजह से हमने अभी इसको थोड़ा सा जो है वो ओरिएंटेशन ही लेके चल रहे हैं। लेकिन 1-2 दिन के अंदर ये फुल फ्लैज सेशन हमारा स्टार्ट होगा, लेकिन क्लास आप लोगों की डेली बेस पे होती रहेगी। तो आप अपनी जो सीट है, बिकॉज हमारे पास लिमिटेड स्लॉट्स होती हैं, हम बहुत सारे लंबी चौड़ी क्लास नहीं बनाते हैं, तो इसलिए आप अपनी जो सीट है उसको कंफर्म करें। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर एंड करते हैं जी। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह।